नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, 2022 की तैयारी, मंत्रियों की जिम्मेदारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से बीजेपी के 6 सांसद और अपना दल से अनुप्रिया पटेल को ये जगह मिली है और अब ये सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी सरकार के पक्ष में माहौल को तैयार करेंगे। बता दें कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है और ये यात्रा 16 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो नए मंत्री लगाएंगे 2022 की नैया पार, यह भी बड़ा सवाल है। आज का मिशन 2022 में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। घर घर जाएंगे यूपी के नए मंत्री और लोगों के दरवाजे तक जाएंगे। यूपी से बने नए मंत्री लोगों के दरवाजे जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता का मन भी टटोलेंगे। बीजेपी का तो गुणगान गाएंगे ही, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों का जो यात्रा का कार्यक्रम है वो तैयार हो चुका है। 3 से 7 दिन की ये यात्रा का कार्यक्रम है और 27 जिलों को कवर करेगी ये जन आशीर्वाद यात्रा। तो सांसद अपनी लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा करीब 3665 किलोमीटर की होगी और जन आशीर्वाद यात्रा 27 जिलों को कवर करेगी। तो बीजेपी और अपना दल से बने 100 मंत्री 150 से ज्यादा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो पूरे देश में अगर बात की जाए तो 39 जन आशीर्वाद यात्राएं होंगी। 39 मंत्री ये यात्राएं निकालेंगे, लेकिन यूपी में कुल 7 मंत्रियों को 3 दिन की ये यात्रा निकालनी होगी और कुल मिलाकर 142 कार्य दिवस ये यात्रा चलेगी और कोई भी मंत्री तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेगा। ज्यादातर मंत्री सड़क और रेल मार्ग से ही सफर करेंगे। एक मंत्री यात्रा के दौरान एक दिन में औसतन 138 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नारायण राणे सबसे लंबी 7 दिन की यात्रा करने वाले हैं। तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और यूपी के जितने भी 7 मंत्री हैं, नव नियुक्त मंत्री, वो इस यात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे क्योंकि चुनाव सिर पर है और जनता का दिल तो जीतना ही है। साथ ही साथ इस यात्रा के जरिए देखना होगा कि कैसे लोगों के घर घर जाकर इतनी ज्यादा थकान के बावजूद भी कितना दिल जीत पाते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री तब तक घर नहीं वापसी करेगा जब तक कि अपनी 138 किलोमीटर की दूरी को वो नाप नहीं लेता है। तो सभी को लंबी यात्राओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रा के प्रभारी हैं महामंत्री तरुण जुग, जिनको ये जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है। तो जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीते महीने शामिल हुए यूपी के 6 मंत्रियों की ये जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भाजपा 16 से 19 अगस्त तक माहौल बनाएगी और प्रदेश को पूरी तरीके से सजाएगी इस यात्रा के जरिए। तो पार्टी पूरब से लेकर पश्चिम तक मंत्रियों के स्वागत कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत कर चुकी है। तो इस यात्रा के जरिए प्रत्येक जाति को साधने की पूरी कोशिश है। तो जहां महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा टेनी, जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा, राज्यसभा सदस्य बदायूं के बेल वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है 16 अगस्त से, देखना होगा कि कितना जनता के बीच जाकर उनका दिल जीत पाते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन चलने वाली ये यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले जिलों में मंत्रियों का स्वागत और सभाएं होंगी। और कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जावेद जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। जावेद जी, बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है 16 अगस्त से और 3 से 4 दिन ये यात्रा चलने वाली है। घर घर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे, क्या लग रहा है आपको, जनता का दिल इस तरह से जीत पाएंगे? देखिए अंजलि जी, सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल जनता करेगी जरूर। इसलिए करेगी कि आज जो सक्रियता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा रही है, सांसद और विधायकों को सक्रिय किया गया, लेकिन कोरोना काल के समय यही सांसद कहां थे? सब ये जनता की सेवा के लिए जब चुनाव जीत कर गए थे लोकसभा में या विधानसभा में, उस जनता के लिए इन्होंने क्या किया, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उस पूरे कोरोना काल में अब तक एक भी सांसद और विधायक जनता के बीच में नहीं निकला। जो विधायक निकले, एक केंद्रीय मंत्री भी निकले थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था बरेली दौरे के समय, उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो गई, वो बाहर कर दिए गए। तो सवाल ये है कि जनता का आशीर्वाद किन मुद्दों, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश की स्थितियां देखिए। कोरोना काल में हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कितने जनपदों में, खास करके लखनऊ में, एक चिता पर 300 का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के लोग विवश हुए। लोगों के पैर में छाले पड़े, छोटे छोटे बच्चे पैदल चलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर विवश हुए। जो प्रवासी श्रमिक थे उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर, चाहे मथुरा हो, सहारनपुर हो, किस तरीके से योगी जी की पुलिस ने उनको उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया। किसानों के साथ क्या दुर्दशा की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब स्थिति तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से, उसकी सरकार से बेरोजगारी के मुद्दों पर बात करो तो कहते हैं राजनीति मत करो। अगर किसानों का सवाल उठाओ तो उसको वो कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी टूल किट से जुड़ा हुआ बताते हैं, और तो और मवाली तक कह दिया। 500 से अधिक किसान शहीद हो गया इस आंदोलन में, लेकिन इस संवेदनहीन सरकार के मुंह से एक शब्द जो है नहीं निकला दुख का कि वो किसानों के साथ हमदर्दी जताते। लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ गया तब वो किसान सम्मेलन करेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा करने की बात कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। मदारी जिस तरीके। ठीक है जावेद जी, अशोक जी बीजेपी प्रवक्ता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्य मेहमान भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है आप सभी का। और अशोक जी, अपनी बात कहिए। आपको बता दें कि अभी मैं कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, कहाँ से शुरू करो गिनवाना। मेरा तो मानना है कि बात तो इस बात पे हो रही है कि जो हमारे नए केंद्रीय मंत्री हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। उसका मूल कारण है कि हमारी पार्टी ने कोरोना संक्रमण काल में जो भूमिका उत्तर प्रदेश में अदा की है, निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक सांसद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में, देखिए बोलिए मत, मैं अजय लल्लू से ज्यादा चिल्ला दूंगा। पहले जावेद खान जी, पहले अशोक पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप सवाल करिएगा, खूब सवाल करिएगा। पहले बात पूरी कर लेने दीजिए अशोक। कहिए अशोक जी, कहिए। बड़ा मर्यादित रहिए। मर्यादित आपसे ज्यादा है, आप बीच में लगे चिल्लाने तो हम भी मर्यादा तोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हम मर्यादा तोड़
देखिए, आप लोग अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल रखिए। अशोक जी, आपसे भी यही कहूंगी। अशोक जी, शांत रहे, कहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो बोले मत बीच में, इनको शांत करिए तब बोलूंगा। बिल्कुल वो शांत हो गए हैं, आप कहिए। यहाँ देखिए, कोरोना संक्रमण काल में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से भूमिका अदा की, स्वयं कोरोना संक्रमित हुए थे और लेकिन हर जिले में गए, गांव में गए, गांव गिराव में गए, वहां सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था की, दवाओं की व्यवस्था की, जांच की व्यवस्था कराई, बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। जिस समय हम ये करा रहे थे, WHO पढ़ाई कर रहा था, जब हम करा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के सांसद पढ़ाई कर रहे थे, कांग्रेस के समय खाली ट्वीट कर रहे थे, चीट कर रहे थे जनता के साथ, और समाजवादी पार्टी भी ट्वीट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उस प्रवासियों की यहाँ तक बात किया है, दिल्ली से और बंबई से जिस तरह से प्रवासियों को निर्भवित करके भगाया गया, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने 27 बसों को भेजकर जिस तरह से उनको गांव में लाके क्वारंटाइन कराने का काम किया, बेड की व्यवस्था कराई, पैसा देने का काम किया, भोजन देने का काम किया, ये जग जाहिर है कि लोगों का झूठ भरे चलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद जी का तो ये कहना है कि आप कौन सी उपलब्धियों को गिनाने जा रही है, जब जनता पहले ही दुखी है। जनता बिल्कुल दुखी नहीं है, दुखी कांग्रेसी है, क्योंकि उसकी अपनी राजनीतिक खेती बंजर हो गई है, तो अब किसान बन के किसान को दिग्भ्रमित करने का खूब प्रयास कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद, हमारे जो नए मंत्री हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, हमारे तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। अगर अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो आप आनंद माफ कीजिएगा, अशोक पांडे जी को बखूबी सुन रहे हैं, क्या होगा आपका जवाब अभिषेक जी? अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई अशोक जी को ये कहना चाहता हूँ कि विदेशी मीडिया की बात ना करें। उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया सांसद की बात की कि उन्हें योगी जी वो चाहिए थे, उसी विदेशी मीडिया ने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर सर्जिंग ऑन द पीपल लाइक, मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसी ऑस्ट्रेलियन अखबार ने बहुत गलत बातें लिखी थी। तो हम विदेशी बात पे ना करें, हम अपने देश की बात करें। तो ये वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम भी वो मुद्दा उठा सकते हैं। ये जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया करें, वो ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की बात ना करें, ऑस्ट्रेलिया के ही पेपर गार्जियन ने निकाला था, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2014 में इनके 2 मंत्री आज की डेट में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वो लोग सिलेंडर लेके घूमते थे, कहते थे महंगाई गायन है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर होते थे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे, सारी चीजें थी। आज वो महंगाई गायन नहीं है। 375 का सिलेंडर 900 रुपए में मिल रहा है, आज वो डायन नहीं है। 60 रुपए का डीजल आज 100 रुपए मिल रहा है, वो डायन नहीं है। 1 साल से किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं है। उर्वरक के दाम खादों के इन्होंने दखल कर दिए, दुगने कर दिए। आज की डेट में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। तो किसानों को चूसने का काम, किसानों कहते हैं ना, अंग्रेज पहले लगान लेते थे, ये उससे ज्यादा लगान लेने का काम कर रहे हैं। अब ये अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं जनता को बरगलाने के लिए। आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनके विधायक। ठीक है अशोक जी से मेरा एक सवाल, फिर उसके बाद में राजीव जी के पास आऊंगी। अशोक जी, नवनियुक्त मंत्रियों को ही ये जिम्मेदारी दी गई, और ये बड़ी जिम्मेदारी कि तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक 138 किलोमीटर की उनकी यात्रा नहीं पूरी हो जाती। देखिए, एक कोई जिम्मेदारी हमारे एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी यही जिम्मेदारी है, जिला अध्यक्ष को भी है, विधायक को भी है, जो प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को और उपलब्धियों को जनता के बीच में तो बतावें। ये जो नए सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश से, उनको एक जिम्मेदारी गई है कि वो गाजे बाजे के साथ एक जनता के बीच में उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि मालूम है कि जनता ही भगवान है, उस भगवान के द्वार पे जाके केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बतावें। ठीक है, जनता ही भगवान है। राजीव जी, अशोक जी का कहना है जनता ही भगवान है और भगवान के द्वार पर जाके आशीर्वाद लिया जाएगा। आशीर्वाद से बड़ी बड़ी सरकार बनी है और फुल मेजॉरिटी में सरकार आई थी, और जाहिर सी बात है कि जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है सरकार की बनती है, सत्ता की चाबी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब जो नवनियुक्त
मंत्री हुए हैं उसको एक तरीके से ये माना जाए कि ये एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है, और वो एक कनेक्टिविटी जब होती है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब उसकी कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ में होगी तो वहाँ के कई चीजें पता चलती है कि जितनी योजनाएं लाभ उसको जल्दी क्या कितना मिला ये संगठन ही बता सकता है। और दूसरा जब कोई प्रतिनिधि जाता है, जनता के बीच जाता है, तो उसको कितना उसका लाभ मिला है या उसकी क्या नाराजगी है, तो वो फीडबैक किसी भी सरकार के लिए, किसी भी संगठन के लिए काम आ सकता है, पार्टी के लिए काम आ सकता है। तो एक ये अच्छा ही कदम कहा जाएगा, कम से कम क्योंकि जनप्रतिनिधि सीधा जनता से तो बनते नहीं है, उनको जनता के बीच में लगातार जाना चाहिए, केवल चुनाव के ही समय हमेशा जाना चाहिए। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ पे मेरी बात भाजपा की, तो पहले भी संगठन जो है जाता रहा, सभी की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा कि देखा गया है। उसी पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे अभी एक कम्युनिस्ट ने सवाल ये भी उठाया कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है, तो वो भी समस्या समझ लीजिए कि आखिर से समस्या आ कहाँ रही है, क्यों आंदोलन कर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो उनकी भी बातें सुनकर उसको कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इसलिए जैसे केंद्र सरकार की कम से कम 300 से अधिक ही योजनाएं हैं जो जनता की देश चलाई जा रही है, कितनी पहुंच रही है, कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, कितना लोगों को मिल रहा है, ये फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि केवल योजनाएं बना दी, उसका लाभ भी मिलना चाहिए, और लाभ कितना मिल रहा है कि फीडबैक लेने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं जाएगा, तभी पता चलता है। देखिए, बिल्कुल कोई भी काम हो उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। राजीव जी, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमने कई काम किए, और आपने भी कहा है कि करीब 300 सरकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में गिनाया जाएगा, और जनता भगवान के रूप में है, ये अशोक जी ने अभी हाल ही में बात कही। लेकिन विपक्षियों का ये कहना है, चाहे वो सपा प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जावेद जी का भी यही कहना है कि अब क्या करने जा रही है बीजेपी जनता के बीच, जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पहले ही घिरे हुए हैं। देखिए, आपको बता दें, मैं बोलूं जी, मेरा सवाल राजीव जी से था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच में अगर ये सरकार जा रही है तो फिर गलत क्या कर रही है। सरकार को भी कुछ जाना चाहिए, और उसका फीडबैक लेने का हक अभी एक तरीके से उन्हीं का है। बाकी विपक्ष जो है वो तो सवाल लगातार खड़ा ही करता रहा है। विपक्ष का काम भी है ये कि सरकार को हमेशा जो है अवेयर करते रहना, सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहना, ये विपक्ष का बहुत ही उनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और सरकार अगर अब जा रही जनता की फीडबैक ले रही, और यही नहीं, अगर आप पिछले सरकार में देखें तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते तो उन्होंने भी इस तरीके की यात्राएं की थी, और उसी के बाद में यूथ उनके साथ में जुड़ते आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी जब तक पॉलिटिक्स में नहीं होगी, जब तक आप केवल भाषण देते रहेंगे, जैसे अभी जब चुनाव शुरू हो जाती है तो इसमें चीज की जाती है जो भी पब्लिक उसमें प्लेस पे जाके स्पीच नेता देते हैं, लेकिन पब्लिक का क्या मूड है ये तो नहीं पता चलता है। अब ऐसी यात्राओं से पब्लिक का क्या मूड है, हो सकता है उनको नाराजगी का भी सामना करना पड़े, उस नाराजगी को दूर करने के प्रयास भी किए जाएंगे, जो भ्रम होगा वो भी दूर करना चाहिए। और कहीं अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो ये भी देखा जाना चाहिए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अभी भी समय है, अगर जिम्मेदारी को संभालते हुए अभी भी समय है सत्ता पक्ष के पास में कि वो अगर फीडबैक मिलता है कई योजनाओं का लाभ मिलेगा तो उसको पहुंचाया जाना चाहिए। जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अंजलि जी, सरकार को अपनी नाकामियों को भी स्वीकार करना चाहिए अगर वो जनता को भगवान समझती है, जैसा अशोक जी ने कहा। लेकिन जिस जनता को भगवान भारतीय जनता पार्टी मान रही है, उस भगवान की सेवा में, उसके सत्कार में, उसके कल्याण के लिए उसने क्या किया? जब कोई काम नहीं किया। जरा आप घटनाओं को देखिए। ये जो आरोप लगता है कि कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है, ट्विटर खेल रहे थे, तो हम भी बताएंगे कि हमने क्या किया उस कोरोना काल में। हम ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किस तरीके से नाकामियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया है। ब्रजेश पाठक जी कांग्रेस में तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। आप जरा देखिए कि लखनऊ में जॉब फेयर और मेडिकल कॉलेज
कि दूरी मुश्किल से 500 मीटर है। और योगेश प्रवीण जी देश के जाने माने साहित्यकार थे और पद्म श्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। 500 मीटर मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए 3.5 घंटे तक योगेश प्रवीण जी को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाई और कैबिनेट मंत्री, सीएमओ, डीएम सबको फोन लगाते रहे और ब्रजेश पाठक जी का किसी ने उस काल में फोन तक नहीं उठाया। जब कैबिनेट मंत्री की ये स्थिति है, जो लखनऊ से ही विधायक है, तो आप जरा कल्पना करिए कि एक साहित्यकार हमारे बीच से किस तरीके से मौत के मुंह में कोरोना संक्रमित होने के बाद चले गए। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के ब्रजेश जी को भी इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ा। और तो और अशोक जी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है राजाजीपुरम को, उनको सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला पाई और दुर्भाग्य से लेकिन जावेद जी, बीजेपी तो कहती है कि हमने कोरोना बहुत ही तेजी से कवर किया है और जो दूसरी लहर थी उसमें बहुत तेजी से अरे अंजलि जी, बस 10 सेकंड में वो पूर्व पार्षद जो भाजपा के थे, जब हम लोगों को सूचना मिली तो कांग्रेस के मुख्यालय से, लखनऊ मुख्यालय से उनके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर जब तक पहुँचता उनकी। ठीक है, आपके इस बात का जवाब देंगे अशोक जी, जवाब दीजिए। आपने जावेद जी को बखूबी सुनाया अशोक जी, और जवाब दीजिए। एक सवाल और, ये अशोक पांडे जी बनारस के हैं, इनके बगल में मिर्जापुर है, वहाँ के विधायक रत्नाकर मिश्रा जी ने क्या लिखा है कोरोना काल में कि वह एक बेड नहीं दिला सके, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला सके। राम गोपाल लोधी जी की पत्नी फिरोजाबाद के विधायक हैं, आगरा मेडिकल कॉलेज के बाहर 8 घंटे तक तड़पती रही और विधायक जी का अंदर जो है किस तरीके से इलाज हुआ है वो स्वयं उन्होंने बताया है। तो ये जो किस्से कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया, अरे तो भाई अगर योगी जी इतने संत पुरुष हैं, इतने काबिल हैं कि डॉक्टर और इलाज और दवा की जरूरत नहीं है, तो योगी जी पहले ही कोरोना काल की पहली लहर में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लेते और प्रदेश की जनता जो है उस चपेट में आने से बच जाती। एक एम्बुलेंस में 300-300। चलिए, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। अशोक जी से जवाब लेना चाहूंगी। जावेद जी, आपका सवाल भी हो चुका है और अशोक जी जवाब देंगे आप। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों ने अहम भूमिका अदा की, हमने कई एमएलए, कई मंत्री को खोया है। हम वही से ट्वीट नहीं कर रहे थे, जनता के साथ ट्वीट नहीं कर रहे थे। और नौकरी की बात है, खुलेआम आपने देखा होगा किस तरह से पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में अपराध का ही जिन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया था, आज उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति जावेद जी का कहना है कि ब्रजेश पाठक की सरकार में मंत्री रहे हैं और कितनों की जान चली गई, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के लिए फोन लगाए गए, लेकिन अब ये जन आशीर्वाद यात्रा का क्या तुक बनता है, ये विपक्षी की ओर से कहना है। जवाब दीजिएगा अशोक जी, इस बात का सीधा। देखिए, हम जनता को ये भी बताएंगे ना कि जब हम लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे थे, जब हम आपसे थाली बजवा रहे थे, तो यही सपा और कांग्रेस के लोग ताली बजा रहे थे। उसी थाली में हमने जब वैक्सीन को दिया तो अखिलेश यादव कहने लगे कि हम मोदी की बनाई, भाजपा की बनाई वैक्सीन नहीं लगाएंगे। एक क्या देशद्रोही कदम नहीं है, एक क्या उन्होंने जनता के साथ बदमाशी करने का प्रयास किया। अभिषेक जी के पास आती हूँ। अभिषेक जी इस बीच कहना चाहते हैं, कहना नहीं माना। हमको बताइए। अशोक जी बोले फिर मैं बोलता हूँ। अंजलि जी, अशोक जी बोलिए आपने। अशोक जी देखे ना, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब सेकेंड वेव आई ना कोरोना की 10 अप्रैल के करीब, तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल में प्रचार जीवी थे और जो हमारे बनारस के सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ममता दीदी और दीदी खेल रहे थे। बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए थे। गंगा लाशों से पटी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी से देश में इतनी मृत्यु हो रही थी। आपके हेल्थ मिनिस्टर संसद में डॉक्यूमेंटेड वर्जन देते हैं कि बिना ऑक्सीजन की कमी के देश में एक भी मृत्यु नहीं। अरे कितना झूठ बोलोगे साहब, झूठ बोलना सिर्फ डरो। किन परिवारों में मृत्यु। अभिषेक जी, ये तो बात हो गई, ठीक है। कोरोना को लेकर जावेद जी भी घेर रहे हैं और अशोक जी को, और किसानों की बात कर लेते हैं। बड़ा मौका है सबके पास पश्चिमी यूपी में।
मैं किसानों की बात ही करने पे आ रहा हूं। किसान बेचारे जो 1 साल से वहां बैठे हैं सिंधुवाड़ा, 8-9 महीने हो गए, उनके पूछने कोई नहीं जा रहा। अब इनके मंत्री निकल रहे घर घर जाने को। वो किसान नहीं है जो आंदोलन है कर रहा है, उसे आतंकवादी कहते हो, उसे कहते हो पंजाब का किसान है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके विधायकों को क्यों नहीं घुसने देते? और दूसरी चीज सुन लीजिए, बात सुन लो, पांडे जी आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो सुनना सीखे, जनता सुना देगी भाई इसमें आपको, जो सुनना सीखे। पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, किसान का मुद्दा उठाएंगे। 1200 रुपए की खाद होती थी, आज 2200 रुपए, DAP 300 रुपए आपने महंगी कर दी, डीजल आपने 100 रुपए का कर दिया, कहां से दालें महंगी कर दी, सरसों का तेल महंगा कर दिया। अब आप क्या मुंह उठा के जाओगे? चिंता मत करो, घर घर जाओ, जनता आपके सांसदों विधायकों चिंता नहीं करो। पंचायत चुनाव में आईना दिखा दिया गया है। इसी डर से आपने DM और SP के बल पे क्या आपने जंगल राज बना रखा था? लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना, आजमगढ़ की घटना, दमन की राजनीति करना चाहते हो, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। सुनो, विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है और वो दबेगी नहीं पांडे जी। और इसका जवाब 22 के चुनाव में आपको मिल जाएगा। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार है, उसे पता है कि आप लोग जो बरगलाने की राजनीति करते हो ना, जो हवाई किले बनाते हो, कहाँ है गंगा एक्सप्रेसवे? अभी तक बन गया? कहाँ है आपका बिजली घर? कितने बिजली घर बनाए हैं? कितने बिजली घर बनाए? तो आप देंगे कितनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बनी है आपके में, कितनी एक्सपेंशन हुई है? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में 5.5 रुपए घरेलू उपभोक्ता को मिल रही है। आप ही का शासित हरियाणा है जहां 3 रुपए 50 पैसे मिल रही है। आप ही का शासित गुजरात है जहां 3 रुपए 57 पैसे मिल रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके साथ गलती करी है कि आपको 64 सांसद दिए और 325 विधायक दिए? उत्तर प्रदेश की जनता एकदम समझदार है, वो इस 22 के चुनाव में आपको थोड़ा सिखाने जा रही है। आप लोग इसीलिए घर घर जा रहे हो। अगर आपके अंदर कमी नहीं होती तो आप बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा रखे हैं। 2017 में आपने संकल्प पत्र 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था और आपकी होर्डिंग लगी हुई 4 लाख रोजगार। अरे तो बाकी के 66 लाख कहां गए? उन्होंने अपराध किया था, उन्होंने वो जुमलों की सरकार है, कहते हो 15 लाख एक जुमला है, आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं 15 लाख एक जुमला था, कहां है वो? आज अन्न बांट रहे हो, 85 रुपए का अन्न, 5 किलो चावल और वो देके आप उस पर 60 रुपए का अपना पोस्टर लगा रहे हो। जनता के पैसे, टैक्स बेस के पैसे आप बर्बाद कर रहे हो। अब किसान की बात नहीं सुनना चाहते हो, जो बेचारा वहां पे आंदोलन कर रहा है सिंधु बॉर्डर पे। अरे कहा समझे हो, किसान इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अन्नदाता है। तो हमारे देश में नारा था जय जवान जय जय किसान। देखिए अभिषेक जी, बीजेपी के पास तो केंद्र से भी सपोर्ट है, आप खुद भी समझ रहे हैं, और तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनको जनता के बीच गिनाया जाएगा। लेकिन इस बार सपा के पास ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा कौन सा बड़ा सपोर्ट है जिसके जरिए इस बार लग रहा है आपको कि जनता आपका साथ देने वाली है? अंजलि जी, हमारे पास जनता से जुड़े सारे मुद्दे हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल में उद्घाटन सीता का सीता का था। हमने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, जिसका अभिषेक जी, बीजेपी कहती है कि हमने मिशन रोजगार चलाया है, जितने भी शिक्षित रोजगार है उनको रोजगार देने का। मैंने उस बात का जवाब दे दिया ना। इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, ये खुद एक्सेप्ट करते इन्होंने 4 लाख रोजगार दिए। इनका संकल्प पत्र पढ़िए, 70 लाख रोजगार का वादा किया था। तो ये अपनी बात पे 10% काम भी नहीं किया इनका। मतलब 4.5 साल ये लोग सो रहे थे, अब 6 महीने चुनाव बताओ उत्तर प्रदेश में, तो कुंभकर्ण नींद से जग जाए ये लोग। अब आप बताओ ना, चुनाव आया तो इन्हें याद आ रही है, आज इन्हें ओबीसी की याद है, जातिगत जनगणना। सपा कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है, इसके पीछे की क्या वजह? हमारी पार्टी सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रही है, सर्व समाज को जोड़ेगी। जो भी सबका दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, अपने आप को महसूस कर रहा है, हम उसकी आवाज उठाएंगे। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और जनता से जुड़े मुद्दे के लिए हम सड़क से भी उतरेंगे, विधानसभा में भी उतरेंगे, हर तरफ हम रहेंगे। अभिषेक जी, लेकिन देखिए कांग्रेस भी है इसी दौड़ में। कांग्रेस के भी एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जय भारत महासंपर्क अभियान। स्वतंत्रता के दौरान जो कांग्रेस का योगदान रहा है, कांग्रेस भी है इसी दौड़ में, आपकी पुरानी साथी। देखिए, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, वो भी एक विपक्षी दल है, उनको भी अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, वो करेंगे। हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। इस समय समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, हम प्रमुख विपक्षी दल का किरदार निभाएंगे और 22 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का समर्थन हमारे साथ है। अभी आपने हमारी साइकिल यात्रा देखी, उसमें जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिला है।
जावेद जनता से जी, जुड़े मुद्दों को हम जावेद उठाएंगे। जी कितना सहमत है अभिषेक जी की बात से? प्रमुख विपक्षी दल हैं और सीधे सीधे प्रतिद्वंदी है, बीजेपी को मान रहे हैं। अंजलि जी, बहुत स्पष्ट बात है। हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में संख्या चाहे जितनी सीमित रही हो, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी के निर्देशन और नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस जनों ने कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाने का काम किया है। हम सड़क से सदन तक हमने संघर्ष किया है और एक तरीके से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन कांग्रेस ने किया है। अगर नहीं किया होता तो 59 मुकदमे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर योगी जी ने नहीं लिखवाए होते। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में पीड़ितों की, संक्रमितों की, लोगों की मदद करने के एवज में जेल भेजे गए। ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कि हम लोगों को दवा पहुंचा रहे थे, उससे योगी जी ने रोका, उनकी सरकार की पुलिस ने रोका। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने में पकड़े गए, हम लोगों को भोजन पहुंचाने में पकड़े गए। निश्चित रूप से जो जिसका आपने जय भारत संपर्क अभियान, हम 19 तारीख से कांग्रेस का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर कार्यक्रम है। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोगों से और ये कार्यक्रम उसी दिन शुरू हो रहा है जिस दिन बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो रहा है, 19 अगस्त। देखिए, हर सपा को अपना कार्यक्रम करने का पूरा उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो करेंगे, भाजपा करेगी, लेकिन कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। हम भी वो कार्यक्रम करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से 9 और 10 अगस्त को कहीं ऐसा तो नहीं जावेद जी की टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, पहले बीजेपी का कार्यक्रम टल जाने देते थे? देखिए, टकराव की स्थिति अंजलि जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका लोकतंत्र में विश्वास क्योंकि नहीं। जावेद जी ये बड़ी अंजलि जन आशीर्वाद यात्रा है और जगह जगह से निकाली जाएगी, रूट भी इसके लिए तय होंगे, तो कहीं जो कांग्रेस का 30,000 ग्राम सभाओं को साधने का लक्ष्य है वो पूरा हो जाए 19 अगस्त से, इसीलिए शुरू किया जा रहा है। जनता कांग्रेस से, राहुल जी से बहुत प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 4 चीजों पर टिकी हुई है: आग, बात, जात और घात पर। इसने जनता के साथ घात किया है, इसने लोगों में नफरत पैदा करने का काम किया है, इसने देश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है, वर्ग को जातियों में प्रतिद्वंदता कराकर इसने आग लगाने का काम किया है समाज में। निश्चित रूप से कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से भी जा रही है और 24 में केंद्र से भी जाएगी। यह जनता के मुद्दों के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है, हमको उस पर भरोसा है। अगर जनता पर कांग्रेस को भरोसा नहीं होता तो कांग्रेस जो है सड़कों पर नहीं होती। जनता की जो आवाज है उसको उठाने का काम हमने किया। राजीव जी, जहां देखिए तमाम विपक्षी दल जातियों को साधने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो बीएसपी की बात कर ले, चाहे वो सपा की बात कर ले, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, तो वहीं बीजेपी अपने फैसलों से जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। टिकटों का अगर बंटवारा किया जाता है तो उसमें भी जातियों का समीकरण ही हावी रहता है, तो ये फर्स्ट प्रियोरिटी होती है किसी भी पार्टी की। अब जो ये देखा जा रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये लगा कि भाजपा से सामने नाराज है, तो उनको अपने साथ में लाने के लिए बसपा ने प्रयास किया, सपा ने प्रयास किया और सारे लोग सम्मेलन भी करवा रहे हैं। तो इसमें जातिगत जो गणित है उसको साधने के लिए सारी पॉलिटिकल आज से भी हमेशा से प्रयास करती रही है। ये अलग बात है कि इसका असर कितना पड़ेगा चुनाव में, प्रेजेंटिंग होता है जो मुद्दे होते हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं, इससे 2-4 होना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जब जाएंगे जनता के बीच में तो इन सवालों का जवाब उनको देना होगा। और दूसरी चीज ये है कि जनता जो महंगाई को, इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको कोई सफाई में पेश नहीं कर सकता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है।
डीजल एक सबसे बड़ा फैक्टर है। डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। उसका कोई अभी तक कोई जो तोड़ है वो नहीं मिल पाया कि किस तरीके से महंगाई को काबू में किया जाए। दूसरी बात यह है कि जितनी योजनाएं लाई गई, जो भी चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उस योजनाओं का कितने लोगों को लाभ मिला, ये तो सरकार लगातार बताती रहती कि हमने इतने लोगों के लिए किया। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मिशन रोजगार के तहत जो भी रोजगार दिए गए, करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। और करप्शन के चार्जेस लोग जिस तरीके से पहले, अगर हम सपा सरकार की बात करें, क्योंकि उन्हीं में कमियों को ढूंढ कर जनता इतनी त्रस्त थी कि उन्होंने भाजपा को बैठाया, तो आज जो लोगों को रोजगार मिला तो उसमें कहीं ये जो 69,000 की भर्ती आई, उसमें कुछ करप्शन के चार्जेस तो नहीं लगे, कुछ थोड़ी बहुत एनोमलीज के चार्ज लगे कि उसमें कुछ चीजें नहीं शामिल की गई थी। लेकिन एक भाजपा के लिए अगर देखें तो ये प्लस पॉइंट है कि करप्शन के चार्जेस इतने सालों में नहीं लग पाए। तो इन चीजों को भी लेकर भाजपा अपना मजबूत पक्ष रख सकती है। लेकिन जनता में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो कितना शामिल हो पाई, कितना उसका लाभ मिल पाए। जहां तक रही बिजली की बात, बिजली की उपलब्धता पिछली सरकार से अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन होगा तो पिछली ही सरकार से होगा, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में बिजली एक बहुत बड़ा संकट हुआ करता था, बिजली का संकट दूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी जगह जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभिषेक जी सपा के प्रवक्ता ने सवाल ये उठाया कि बिजली सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगी है, तो इस सवाल का भी जवाब जब प्रतिनिधि जाएंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जातिगत समीकरण नंबर 1 फैक्टर है उत्तर प्रदेश और बिहार में, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जितनी भी योजनाएं चली, उसका लाभ कितना मिला, कितने लोगों को नौकरी मिली, और क्या जो सरकारी योजनाएं चला रही उससे लोग संतुष्ट हैं कि नहीं। जी लेकिन देखिए राजीव जी, जब मैनिफेस्टो की बात होती है, कई बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उनमें कई बातें पूरे हो पाते हैं और कई नहीं पूरे हो पाते हैं। दूसरी तरफ सपा की ओर से यह भी आरोप लगता रहा है कि जितनी भी 2017 के पहले की योजनाएं थी, उनकी पुनरावृत्ति हुई है, सिर्फ नाम बदला गया है। चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात करें या फिर तमाम मेट्रो परियोजना की बात करें, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है सिर्फ। देखिए, ऐसा कहना कोई बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर एक आगरा एक्सप्रेस वे की बात कर ली जाए, यहाँ पे और 6 एक्सप्रेस वे और चलाए गए, तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, काफी कुछ किया है। अब कितना उस चीज को ये बता पाते हैं, ये इनकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। तो सरकार ने जो किया है, रोड के मामले में, ब्रिजेस के मामले में, आप हर जगह चले जाइए तो ओवर ब्रिजेस इतने बन गए कि जाम की स्थिति से अब लोग काफी कुछ छुटकारा मिल गया है। बिजली की चीजें जो है, बिजली की जो व्यवस्था पहले बहुत कम थी, केवल वीआईपी जगहों पे ही बिजली मिलती थी, अब हर जगह सामान्य रूप से बिजली मिल रही है। तो ये सारे प्लस भी फैक्टर हैं। अगर कुछ नेगेटिव फैक्टर हैं तो दूसरा, अगर जो पहले भर्ती होती थी आयोग के थ्रू भर्ती थी, यूपीपीएससी कमीशन जो था उसके थ्रू भर्ती होती थी, उस पर यहाँ तक आरोप लगा कि उस पर यादव आयोग तक लोगों ने लिख दिया था। पुलिस में भर्ती हुई तो वहाँ पे यादवों का ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व होता था। ऐसा नहीं है। तो अब जो अन्य जातियां हैं, ओबीसी में और भी अन्य जातियां, उनको लाभ नहीं मिल पाया था। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा भी उस चीज को साधने के लिए प्रयासरत है और सारी पार्टीज जो है प्रयासरत हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि करप्शन के चार्जेस नहीं लग पाए, या विपक्ष उस चीज को बहुत मजबूती के साथ में नहीं उठा पाया। अगर करप्शन थे तो उसको उठाना चाहिए था। दूसरा, विकास के मामले में अगर बात करें तो उचित होगा कि भाजपा ही इस बारे में कहे, लेकिन विकास के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की काफी उपलब्धि रही। और जो ये प्रोटेस्ट होते थे, इस पे जो सार्वजनिक चीजों का जो नुकसान होता था, उसकी भरपाई के लिए जो मॉडल यूपी में विकसित किया गया, योगी मॉडल के रूप में उसको माना गया। पूरे देश में अगर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो अभिषेक जी, आपने राजीव जी को सुना, करप्शन चार्जेस नहीं लगे हैं, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और ठीक तरीके से अभिषेक जी, आपकी पार्टी उठा नहीं पाई है तमाम ऐसे मुद्दों को। बिजली को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। नहीं, मैं अंजलि जी, राजीव जी की बातें में बहुत ध्यान से सुन रहा था। कुछ बातों पे मैं उन्हें जरूर कहना चाहूंगा।
जैसे उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे की बात करी कि हमने एक एक्सप्रेस वे 2016 में हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पास किया, शिलान्यास हुआ, अक्टूबर में बजट उन्मुक्त हुआ। आज 2017 से लेके 2021 आ गया, अगस्त आ गया, अभी तक वो एक्सप्रेस वे नहीं बन पाया, 4.5 साल हो गए। अभी भी आप अगर बाढ़ की स्थिति अगर अपने कैमरामैन को या अपने पत्रकारों को भेज के वहाँ पे देखेंगे, अभी भी कई जगह रोडें फंस रही हैं। तो ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। हमने आजमगढ़ में मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ में हमने एयरपोर्ट पास किया था, अभी तक मंदोरी एयरपोर्ट बन के नहीं आया, धरातल पे नहीं उतरा। हम उसके बाद ये बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेजेस, जैसे हमने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया। कोरोना में अगर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आजमगढ़ गए थे तो आजमगढ़ सीजीआई गए थे, वहां की व्यवस्था देखने गए थे, वो भी समाजवादी पार्टी ने ही बना के दी थी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर मेरा बहुत सीधा सा सवाल राजीव जी से है कि ठीक है, ये मुझे 5 पावर नए स्टेशन बना दें जहां पे इन्होंने बिजली का काम किया। मैं मानता हूं कि बिजली की स्थिति सुधरी है, आजादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सुधार किया है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, और ये बात सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी हुआ है कि आज बारिश हो रही है तो वो भी मोदी जी और योगी जी की वजह से हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, महिमा मंडल करना अलग चीज है और हकीकत को जानना अलग चीज है। हमने जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए इन्होंने अभी तक उसमें ना स्टाफ रिक्रूटमेंट करी, ना कोई चीज की। तो अगर वो इसको इस्तेमाल करते तो कोरोना में लड़ने में इनकी मदद होती। मुख्यमंत्री जी जब आजमगढ़ गए तो सीजीआई गए थे, वो भी समाजवादी सरकार का ही था। तो हर चीज को आप देखें ना, इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, बनारस को मेट्रो प्रोजेक्ट पास हुआ था समाजवादी सरकार में, आज तक मेट्रो धरातल पे नहीं है बनारस। हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट लखनऊ में पास किया, आज मेट्रो दौड़ रही है वहां पे। हमारा काम विकास का काम था, हम विकास के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हम रोजगार। हमने 25 लाख लैपटॉप बांटने की बात इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही थी भाजपा ने, कितने लैपटॉप बांटे। 2 साल से कोरोना वेव का दंश पूरा देश झेल रहा है, और आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसी ऑनलाइन मीडिया से, उसी लैपटॉप के माध्यम से, उसी फोन के माध्यम से आजकल की एजुकेशन चल रही है। तो समाजवादी सरकार विकास की बात करती है, हम ये नहीं कहते कि हम इन्होंने वही तो कह रहे हैं, ये अपने एक प्रोजेक्ट बना एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। अशोक जी, इसका जवाब दीजिएगा। महंगाई को लेकर अभी तक जनता भी घेरती हुई आई है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक को घेरा गया है। महंगाई आखिर क्यों सरकार कम नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई? देखिए, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण काल है, निश्चित तौर पे कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जनता को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, मुफ्त में जिस तरह से जनता की सेवा की जा रही है, निश्चित तौर पे कुछ सवाल गौर जरूर हो जाने चाहिए। महंगाई पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास है, लेकिन मेरा ये मानना है कोरोना संक्रमण काल है, जनता को सारी सुविधाएं देना है, तो निश्चित तौर पे हमारा ध्यान उस दिशा में है। अभी सपा के साथी बोल रहे थे, मुझे याद आया जिस तरह से पारदर्शिता के आधार पर हम नियुक्तियां कर रहे हैं, उनके यहाँ पर जाति के आधार पर पैसा लेके होता था। उनके आयोग के जो अध्यक्ष हैं लगभग 70 है और जेल जाने की नौबत में है। उनकी सारी नियुक्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई है। ये वही लोग हैं जो अपराधियों को महात्मा गांधी कहते थे। हमने यहाँ पर इस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो, उसमें पैसा गुंडा नारा लगता था। आज उत्तर प्रदेश में जो इनके निगाह में गांधी थे, आज भागे फिर रहे हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सुनाई है, कानून व्यवस्था, कांग्रेस के साथी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। अरे साथी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटने वाले, आपका ताल लगाने वाले लोग जब बोलते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। ये दुर्भाग्यजनक है। ये लोग मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। जब चुनाव 4.5 साल खत्म हो गया तो कोई स्पीच चल के बाहर आ गया। अशोक जी, एक तो कोरोना काल, आपने खुद भी कोरोना काल का जिक्र कर दिया। अशोक जी, मेरी बात सुनिएगा। एक तो कोरोना काल, जेब पर दोहरी मार तब पड़ी, खासतौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए। लॉकडाउन रहा, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, और जैसे ही लोग घरों से निकलना शुरू हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही रहे लगातार। तो ऐसे में जनता दोगुनी मार झेल रही थी। देखिए, आपको बता दें, जब हमको पूरे देश में वैक्सीन लगवानी है, मुफ्त में लगवानी है, बेड की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था सुसज्जित करनी है, तो हमको निश्चित तौर पे उस दौर में जहाज बंद था, रेल बंद थी,
बस बंद थी, जिस तरह से हमने इस आर्थिक उसको संतुलित करने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पे ये जो संक्रमण काल है इसको देखते हुए हमारी तारीफ होनी चाहिए। और एक और सवाल अशोक जी आपसे, मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक मंत्री को अपना जिला छोड़कर 4 जिले और अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर 3 लोकसभा क्षेत्र को कवर करना होगा। क्यों अपने जिले और अपने लोकसभा क्षेत्र को क्यों नहीं कवर करना है? ये आपको बता दें कि ये हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम है। हमारे किसान मोर्चा के लोगों को कहा गया है, किसानों में पंचायत करिए, किसान भाइयों को बताइए, बूथ अध्यक्ष तक को कहा गया है कि जिला स्तर के लोगों को, प्रदेश स्तर के लोगों को कहा गया है या केंद्र पदार्थ और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जाके बताइए। लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने जिले में क्यों नहीं? बिल्कुल, उन मंत्रियों का एक अच्छा खासा प्रभाव है, उनके काम के आधार पर मंत्री बनाया गया है। तो हमारा ये मानना है तो जनता के बीच गाजे बाजे के साथ जाए और केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बतावे, उनसे आशीर्वाद लेते हुए तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए। जावेद जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। जावेद जी, अशोक जी का कहना है कि गाजे बाजे के साथ जाएंगे, गाजे बाजे के साथ क्या जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है? संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी को, आपका क्या कहना है इस पर? अब हम कहेंगे अंजलि जी कि भारतीय परंपरा में गाजे बाजे के साथ अंतिम विदाई की भी परंपरा है, लेकिन अभी जो अशोक जी ने कहा कि बारात निकलती है और गाजे बारात के साथ निकलेगा, फिर आपको कुछ पता नहीं है, अंतिम विदाई भी गाजे बाजे के साथ होती है। जब हम लोगों के यहाँ भारत होती है गाजे बाजे के साथ, अरे अब होने जा रही है बात थोड़ा धैर्य रखे, जीरो थे। अरे बंगाल में तो आप जो है क्या कर रहे थे, पूरी सरकार पूरा नियमन लगा हुआ था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, साथ छोड़ के हमारे साथ आ गए। अरे तो जितेंद्र प्रसाद कायर थे और जितेंद्र प्रसाद दोहरे चरित्र के निकले। जिस योगी जी का वो लगातार विरोध कर रहे थे, अरे पांडे जी आप जो है ब्राह्मण होकर भी आप अगर नतमस्तक हैं, किसी के चरणों में गिर गए हैं, आप चरण वंदना कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं है, आप चरणों में हैं, आप चरणों में हैं, आप चरणों में हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लीजिए। भाजपा की ब्राह्मण सांसद प्रयाग से गीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाने वाले को आपने क्यों शामिल किया था और 6 दिन के बाद खत्म हो गई? नहीं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आपके हत्यारों को बताओ ब्राह्मण का पांडे जी जवाब हो तो दे दीजिए और नहीं अपना आप मौन धारण कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मौन तो धारण प्रियंका जी अपने पिता ठीक है, फिर डिबेट को आप डिटेल करना चाहते, जवाब नहीं है इसलिए डिबेट को डिटेल करना चाहते हैं। आपके पास कोई जवाब मेरे सवाल का अगर जवाब होता तो आप जवाब देते, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। नियुक्तियों की बात नहीं तो कांग्रेस भर्ती में क्या हुआ? गाजे बाजे 49-50 सिपाही भर्ती में 35,000 आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। अभिषेक जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि किसानों की याद बीजेपी को तब आई है जब चुनाव सर पर आए हैं। सेवा काल से वो रिटायर हुआ हो। अंजलि जी, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अशोक जी बार बार ना एक रटा रटाए भाषण रख के आते हैं, कहते हैं जिससे सपा का झंडा समझो वो गुंडा, वो ये ऐसा कहते हैं। तो गुंडे किसकी पार्टी में है, किससे ज्यादा है, वो सारी दुनिया को पता है। अभी इन्होंने क्या किया, क्या लखीमपुर की घटना भाई अशोक जी बीच में नहीं बोला था। अशोक जी सम्मान के साथ कह रहा हूँ, सुनना सीखिए। आप बड़े हैं, अरे चैनल पे डिबेट पे बैठे हैं, घर में ड्राइंग रूम में थोड़ी बैठे हैं। जावेद जी, अभिषेक जी को बोलने का मौका दीजिएगा। तो ये बार बार ये एक रटा डायलॉग आप इनकी हर डिबेट में सुन लेंगे कि जिससे सपा का झंडा वो गुंडा, ये हमेशा कहते हैं। गुंडे किसकी पार्टी में ज्यादा है, आप चुनाव आयोग से पूछ लें। एडीए की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के 40% विधायक और सांसद के ऊपर 3 से ऊपर ज्यादा क्रिमिनल केसेस है। तो गुंडे किसकी पार्टी में, वो एकदम क्लियर है।
तो ये अपना ये डायलॉग आप भूल जाए। जनता एकदम समझदार है, जनता समझती है। सारे गुंडे आपकी तरफ चले गए तो वही गुंडे हैं ना, और कहा नहीं तो आप ये जंगल राज थोड़ी बनाते, बेटियों की साड़ी थोड़ी खींचते, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो और लखीमपुर और हाथरस की घटना से आंखें मूंद लेते हो। पहली बात अशोक जी। दूसरी बात, आपने कहा एक जाति विशेष को नौकरी मिलते, ये काम आपने किया। अभी झांसी यूनिवर्सिटी में देखे 15 अपॉइंटमेंट हुई थी, 15 अपॉइंटमेंट हुई, उसमें से 11 एक जाति विशेष के लोग। ब्राह्मण हो के भी आप ऐसी बात करते हो। आंटी के विधायक राम मोहन अग्रवाल जी ने वहां पे विधानसभा में पूछा कि पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उसमें आपकी सरकार ने क्या जवाब दिया, आपको सब पता है। आंखें कहते ना, अपने आंख से चश्मा हटा लो, चश्मा हटाओगे तो आपको बहुत साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अभी अंजलि जी ने आपने सवाल पूछा मुझसे कि अखिलेश जी कहते हैं कि अब किसानों की याद आई, अब चुनाव आया तो किसानों की याद आई। एकदम सही कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी तक क्यों नहीं ये गए 9 महीने से सिंधु बॉर्डर थे? आजाद भारत के इतिहास में मुझे एक आंदोलन आप बता दें कि 9 महीने 10 महीने से एक आंदोलन चल रहा हो और सरकार हिटलरशाही तानाशाही के चक्कर में ना उनकी बात सुनती है। अरे वो क्या मांग रहे बेचारे? एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। जहां आपने डीजल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, खाना महंगा कर दिया, रोटी दाल महंगी कर दी, तो वो जो से पैदा करता है आप उसकी बात कर रहे हो। आपने 5000 गोदाम बनाने की बात करी थी, आपने 2500 करोड़ का बजट उन्मुक्त हुआ आपकी सरकार में और 10 भी बन के नहीं दिए हैं। आज उनके बनाए हुए गेहूं और धान वो बारिश में खराब हो जा रहे। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है 346 लाख मीट्रिक टन का जो गेहूं और धान बर्बाद हुआ पिछले साल। अरे वो अन्नदाता अपनी खास खोर मेहनत करके उसे पैदा करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये अन्नदाता उत्तर प्रदेश या पूरे देश की। अशोक जी, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं वो किसानों के बीच जाएंगे। इसी बीच गन्ना किसानों की ओर से भी कई बार आरोप लगाए गए हैं कि राज्य सरकार की ओर से गन्ना का भुगतान नहीं किया गया समय पर। गन्ना किसानों का भुगतान सबसे ज्यादा किया गया, इन लोगों को जानकारी नहीं है। हमने अनुपूरक बजट में गन्ना किसानों को पता लगा लीजिए, सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। एक और बात, गन्ना चीनी मिलों को एक और बात, अभी इस चर्चा की शुरुआत में ही अभिषेक जी का ये कहना था कि लैपटॉप बांटने की बात तो मैनिफेस्टो में की गई, और इससे पहले जब 2017 में ये मैनिफेस्टो सामने आया था तो भी सपा की ओर से आरोप लगाया गया था कि हमारी ही तर्ज पर ये सरकार आगे बढ़ रही है। और जब सपा सरकार थी, लैपटॉप साइकिल से लेकर हर सामान वितरित किए जाते थे विद्यार्थियों को। देखिए, इनके तर्ज पर हम बढ़ते तो मुख्तार और सारी भागते लगते थे। विकास से दूसरे का इनकाउंटर नहीं होता। विजय मिश्रा की भागते नहीं फिरते, अतीक अहमद भागते नहीं फिरते। ये इनके लिए इन लोगों के लिए महात्मा गांधी है। अशोक जी, एडीए की रिपोर्ट गलत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है। अतीक अहमद इनके लिए महान विकास गांधीवादी विचारक थे। सरकार हो गई है, हमारे पास समय की पहले ही कमी है, तो एक एक कर आप बोलिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। मेरा आपसे आग्रह है। ये लोग जनता का प्रयास कर रहे हैं और जनता समझदार है, वो जानती है। समाजवादी पार्टी के लोग लोहियावादी नहीं है, ये परिवारवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवारवादी लोग कहते हैं एक परिवार। आज तानाशाही करेंगे, लोकतंत्र को एक पहिए पे चलाएंगे, नहीं ऐसा हो पाए। लोकतंत्र के 2 पहिए पर चलाते तो अखिलेश यादव ये न कहते कि भाजपा की बनाई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उनके पिता लगवा लेते। कितना बड़ा असम अपराध अखिलेश यादव ने किया है। दूसरा देश होता तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती। जहाँ लोग कोरोना संक्रमण से परेशान थे, अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर सवाल किया है अशोक जी ने। भारत की कंपनियों ने जावेद जी आपके पास भी आएंगे, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जावेद जी, अंजलि जी, जो ये वैक्सीन बनी है ये अच्छी बात। मोदी की बनाई वैक्सीन, भाजपा की बनाई वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उनके पिताजी लगवा लिए। अरे बात सुनना सीखिए, सुनिए, झूठ मत बताइए, गूगल पर करिए, पता चल जाएगा। जो ये वैक्सीन बनी है
वो एस्ट्रेजेनिका कंपनी और भारत बायोटेक के वजह से बनी है। ठीक, 11 मई को भाजपा को नहीं, सुन लो यार, सुनोगे बात। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है केंद्र सरकार का कि हमने वैक्सीन डेवलप करने को कोई पैसा नहीं दिया। वैक्सीन डेवलप करने में ये हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कहोगे। अखिलेश जी ने कहा हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि उस समय दुश्वारियां थी, सबके मन में डर था, उन्होंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेट कर दो और मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा, मुझे भी लगा देना। तो आप ये भ्रमित करने का कार्य मत करें। आप महीना मंडल करते प्रधानमंत्री पहुंच गए वो बना दोगे। अरे आप चाटुकारिता की राजनीति करनी है, करो। उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। अब शिक्षा यादव, अखिलेश यादव का ये कमेंट नहीं याद है। उन्होंने ये कहा था मैं बीजेपी की नहीं केंद्र सरकार की वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। ठीक है जावेद जी, आखिरी आपसे कमेंट। देखिए, जो भी अशोक जी ने कहा है वह उसके तथ्य। मैं तो कह रहा हूं कि योगी जी ने कल भी कहा कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। मैं तो कह रहा हूं विभागवार आंकड़े दे दीजिए। आपके काल में कितने वैकेंसी निकली और कितना नियुक्तियां हुई हैं, आप बता नहीं पाएंगे। आपने प्रमोशन को भी जो है आपने नियुक्ति से जोड़ देने का काम किया। 35,000 पुलिस सिपाही जो चयनित है वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, उनकी नियुक्ति को छोड़ दीजिए, मेडिकल तक नहीं हो पाया। आपने वीडियो भर्ती निरस्त कर दी रिजल्ट आने के बाद। क्यों कर दिया? जल निगम के कर्मचारियों को न पेंशन मिल पा रही है न वेतन मिल पा रहा है। आप खड़े कहाँ पर है? आप झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। अरे हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। जो 2022 का मिशन सौंपा गया है, अब मंत्रियों की ये जिम्मेदारी होगी कि घर घर जाकर दरवाजा खटखटाएं। और जैसा कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जनता उनके लिए भगवान के रूप में है और द्वार द्वार जाकर दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखना होगा कि ये आशीर्वाद बीजेपी के लिए कितना काम आएगा। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।